मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनंत आईएएस। और हम 11th ऑफ मार्च का न्यूज डिस्कशन आज करेंगे, जिसमें हम 3 न्यूज़पेपर्स को कवर कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, ईटी और टाइम्स ऑफ इंडिया। हाउएवर, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम ये समझेंगे कि कैसे हम आर्टिकल्स को पढ़ें और अपनी तैयारी में ऐड करें। मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने पहले पूछा था कि मैम, हम जब भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कि क्या चीज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है, इसके बारे में कोई स्ट्रेटेजी बताइए। तो आज जो भी मैं न्यूज डिस्कस करने वाली हूँ, ये सब 11th ऑफ मार्च कल की है। आज का भी न्यूज आएगा, कुछ देर बाद पब्लिश करूंगी मैं। लेकिन इस आर्टिकल को, इस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि क्या हमको अपने टॉपिक, क्या चीजें हमको अपनी तैयारी में ऐड करनी है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। सबसे पहले, किसी भी न्यूज का जो फ्रंट पेज होता है, वहां पे जो न्यूज है वो हमारे लिए उस दिन के लिए एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो करंट न्यूज में सबसे सारा इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए फ्रंट पेज पे आई है। तो पहला आर्टिकल जैसे कल का है, ये स्क्रीनशॉट, होपफुल ऑफ इकोनॉमिक पैक्ट दिस ईयर सेज अल्बनीज आफ्टर टॉक्स विद मोदी। जैसे कि हम जानते हैं कि मिस्टर अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भारत आए हुए हैं और उनसे बातचीत चल रही है। उसके साथ ही साथ G20 का भी प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स हमारे देश में आ रहे हैं। तो उस केस में न्यूज आ रही है, तो ये G20 के हवाले से इंपॉर्टेंट बनती है। साथ ही साथ कोई स्पेसिफिक पैक्ट अगर होता है दो देशों के बीच में, वो हमारे लिए प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसी भी की करंट न्यूज तो आपको सारी पढ़नी है, लेकिन हमेशा अपने सिलेबस को दिमाग में रखना है, ठीक है, कि मेरा सिलेबस क्या कहता है, कि क्या मेरे सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, क्या मेरे सिलेबस में इकोनॉमिक्स है, क्या मेरे सिलेबस में पॉलिटी की बात होती है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपको सिलेबस में पता होना चाहिए कि क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा, प्री और मेंस दोनों के लिहाज से। और दूसरी चीज क्या है कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको खंगालना है, ये चेक करने के लिए कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में बनते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है, जब आप इतनी चीजें कर लेंगे तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस आर्टिकल से हमको क्या उठाना है। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपको सिलेबस बराबर अपने साथ रखना है जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें या कभी भी आप कोई आर्टिकल पढ़ें। प्लस आप ये भी कर देखें कि क्वेश्चन पेपर्स में क्या पूछा जाता है और किस तरह क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है, प्री के लिए या मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो हमेशा मैं कहती हूँ कि प्री क्वालिफायर होता है और मेंस में क्वांटिटी पूछी जाती है, राइट। सो क्वालिटी प्री के लिए और क्वांटिटी मेंस के लिए। तो मेंस के लिए तो आपको तैयारी करनी ही है, लेकिन उसी मेंस की तैयारी में प्री का भी मामला कवर हो जाता है अगर आपने अच्छे से सिलेबस को देखा है और क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। ठीक है, मेंस के लिए हमारी तैयारी क्या होती है कि हम मेंस की राइटिंग में क्वेश्चंस को लेते हैं और उनको लिखते हैं। लिखना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेंस से पेपर छूट जाता है या उनको पता ही नहीं कि उनको लिखना क्या है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी मेंस की तैयारी को सिलेबस और क्वेश्चन से अगर फ्रेम आउट कर लेते हैं तो आपकी आधी तैयारी पूरी हो जाती है, कोई आपको बीट नहीं कर सकता। तो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो या एमपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई किसी भी स्टेट की तैयारी आप कर रहे हैं या सेंट्रल की आईएएस कर रहे हैं, उस केस में अगर आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से मगअप कर लिए, रट लिए हैं आपने और उनको लगा लिया है, तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन बशर्ते आपको सिलेबस वर्ड बाय वर्ड याद हो कि कहाँ क्या पूछा जा रहा है, मुझे पता है, और साथ ही साथ वो सारे कम से कम 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स मेंस और प्री के आपको पता होने चाहिए कि कहाँ क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, वापस आते हैं डिस्कशन में। अब देखिए, आर्टिकल है होपफुल इकोनॉमिक, ये पहला वाला आर्टिकल, होपफुल ऑफ इकोनॉमिक पैक्ट दिस ईयर। ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो पैक्ट की बात हो रही है, पैक्ट कौन से हो सकते हैं, जिसमें हम जानते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, एलडीसीज होते हैं, सीईसीए, सीईसीपी, राइट, इसमें भी आएगा ईसीटीए, इस तरह के पैक्ट होते हैं। ये पैक्ट भी हमको पढ़ने में आएंगे, तो ये पैक्ट हमसे प्री में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपने एक आर्टिकल पढ़ा, आपका मेंस का आईआर कवर हुआ, लेकिन आईआर तो मैंने पूछा नहीं, प्री में पूछा नहीं जाता है मेजोरिटी में। तो पूछा क्या जाता है, रीजनल अग्रीमेंट्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं, कौन कौन से पैक्ट्स हैं, ये पूछे जाते हैं प्री में। तो ये आपके लिए प्री की कवरेज अपने आप बना देगा। तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, आपका जो इंटरनेशनल कवरेज में मेंस आप पढ़ोगे, तो वैसे ही आपका प्री का कवरेज भी हो जाएगा। अब न्यूज को एक्सप्लोर कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरा आर्टिकल क्या है, फ्यूल्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग अपटेक फैक्ट्री आउटपुट ग्रोज 5.2% इन जनवरी, एनएसओ डेटा। एनएसओ ने डेटा रिलीज किया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग में अपटेक आया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही है, और फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो ग्रो किया है 5.2% से इन जनवरी में। ठीक है, क्लियर है, इस बात को समझ
समझ में आता है। अब इसके अंदर हमको डेटा में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। एक बात और है समझने वाली बात कि जब भी कोई स्टैट्स के नंबर्स आते हैं, इकोनॉमिक्स के नंबर्स आते हैं, तो उनमें हमको घुसना नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर ये समझना है डेटा क्या कहता है, लेकिन जाना किस में है, उसकी एनालिसिस में, कि उस डेटा की पब्लिश कौन करता है, उस डेटा को पब्लिश करने से हमारी भारत की पॉलिसीज में क्या फर्क पड़ता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे घट सकता है, हमारा प्रॉफिट जो करंट अकाउंट सरप्लस कैसे बन सकता है, हमारी फिस्कल, दो चीजें होती हैं, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, याद रखिएगा फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। सो ये दोनों ही पॉलिसीज में कैसे इफेक्ट आएगा, इन सब चीजों को आपको दिमाग में रखना है, ना कि इस बात को याद रखना है कि परसेंट ऑफ द वेट ऑफ आईआईपी इंक्रीज बाय 144.3 टू 144.1, ये नंबर्स पे नहीं जाना है, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि हर साल, हर महीने, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली नंबर चेंज होते हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या करता है यूपीएससी कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, नंबर्स नहीं भी होंगे तो चलेगा। लेकिन अब आप ये बोले कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मेरे को नहीं पता, ये फैक्चुअल डेटा है और ये पूछा जाए तो क्या फायदा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फैक्चुअल नंबर्स हमको याद रखने चाहिए, जैसे आपने याद कर लिया कि मिस्टर अल्बनीज, इनका पूरा नाम याद रखिए आप, कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, तो नाम हमको पता होना चाहिए, तो पता ही होना चाहिए ऑफकोर्स। फिर कहें कि जीडीपी के नंबर्स जैसे आते हैं 7.7% आगा गया है इस साल के लिए, तो जीडीपी के नंबर्स आपको पता होने चाहिए, राइट। इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, ये बेसिक नंबर्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन साल दर साल क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपको नहीं रटने हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही न्यूज का सिग्निफिकेंस अभी हम समझेंगे साथ में मिल करके, ठीक है। तो इस आर्टिकल में देखते हैं फैक्ट्री आउटपुट ग्रू बाय 5.2% इन जनवरी अगेंस्ट 4.7% एट अ मंथ अगो एंड 2% इन द ईयर अगो पीरियड, मेनली ड्यू टू द पिकअप मैन्युफैक्चरिंग। मतलब वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का नंबर अपटिक हुआ है, अगर मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन करें तो भी अच्छा है, और ईयरली अगर कंपेयर करें तो भी बढ़िया है। और इसको पब्लिश किसने किया है, एनएसओ ने, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है प्री के लिए कि एनएसओ क्या है, क्योंकि मेंस में एनएसओ क्या है नहीं पूछा जाएगा, मेंस में आपसे पूरी स्ट्रेटेजी पूछी जाएगी कि मैन्युफैक्चरिंग में उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, इससे हमारे देश में क्या फायदा पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों कम, इंपोर्ट ज्यादा क्यों है, एक्सपोर्ट कम, एक्सपोर्ट बढ़ाया कैसे जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। Now, in absolute terms, the index of industrial production, मैं आईपी को पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या चीज है। इंडेक्स मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, अलग अलग संस्थाएं इसको पब्लिश करती हैं, वो प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, और सरकारी से डेटा भी हमारे पास आता है कि मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स को कंपेयर करके हर साल पब्लिश किया जाता है, ये देखने के लिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। एनएसओ को भी देखेंगे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईआईपी क्या चीज है, कौन पब्लिश करता है, क्या बला है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, वी थिंक दिस वाज ड्रिवन पार्टली बाय लो बेस बट possibly also by anticipated improved demand in lights of China's reopening news। अब कह रहे हैं कि चाइना में ओपनिंग न्यूज पॉजिटिव है, वहां पर डिमांड बढ़ने के नंबर्स आए हैं, साइनिंग्स अच्छी हैं, इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आई है। ऑब्वियसली क्योंकि ऐसा है कि चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है, और साथ ही साथ अगर उसकी इकोनॉमी रिकवर करती है, और एशिया में बड़ा देश है, इंडिया भी इनमें से एक है, डेवलपिंग है दोनों ही देश, अगर इन देशों में, अगर चाइना में रिकवरी आती है, बड़ा देश है, पूरे विश्व के देशों को इफेक्ट करता है, तो हमारे देश में भी रिकवरी देखने को मिलेगी, और मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स दिल्ली पॉजिटिव दिख रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, उस पहली वाली न्यूज को देखते हैं, जहां पर ये बताया गया कि मिस्टर अल्बनीज यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होने चाहिए कि हमारे देश के पैक्ट कहाँ कहाँ है, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, ग्लोबल हो, क्योंकि हर देश अपने लिए ट्रेड बढ़ाना चाहता है। जब ट्रेड बढ़ेगा तो हमारा सरप्लस बढ़ेगा, और अभी जो सिचुएशन चल रही है उस लिहाज से जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना व्यापार बढ़ाएं, क्योंकि कोविड के बाद सारे देश रिकवरी करना चाह रहे हैं, सो दैट कि रिसेशन उनके ऊपर हिट ना हो, ठीक है। तो और G20 एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि जहां पर सारे देश मिल पा रहे हैं, और इंडिया भी उसको इनकैश करा सकता है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ टेक अवेज दिए हैं, की टेक अवेज, जो आप पढ़ सकते हो न्यूज के पहले, और न्यूज को पूरा पढ़ना जरूरी है, सिर्फ टेक अवेज से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा इसे पढ़ना है और अपने लिए पॉइंटर्स उठाने। तो इसका मतलब क्या है, ये रिमाइंडर्स हैं आपके लिए कि क्या क्या पढ़ना है। तो कह रहे हैं कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी अंडरलाइंस एज ए पिलर, मतलब डिफेंस और सिक्योरिटी
पिलर्स होंगे मेन स्ट्रेटेजी टाइज के। दूसरा कोऑपरेशन कहाँ बनाएंगे, मैरीटाइम टाइज में, डिफेंस में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ट्रेड एंड एजुकेशन में। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑन रैपिंग अप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट एज सून एज पॉसिबल, मतलब CECA पे भी हम वो लोग अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सारे ही के टेक अवेज हर देश के लिए ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो, EU हो। अगर आप उठा के देखोगे तो आपको ये सारे की पॉइंटर्स कॉमन मिलेंगे हर देश के साथ। हर देश चाहता है कि डिफेंस अच्छा हो, हर देश चाहता है सिक्योरिटी अच्छी हो, हर देश चाहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी हो। तो कुछ पॉइंटर्स अपने नोट्स में जहां पे आप बनाएं उनको कॉमनली लिख लें कि डिफेंस में क्या बोला, सिक्योरिटी में क्या बोला, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या बोला, एजुकेशन में क्या बोला, और उसके साथ उसमें एड ऑन करते रहिए अपने मेंस के लिए। ठीक है, क्लियर है। नाउ प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि CECA क्या है, ECTA क्या है, ये पूछा जा सकता है प्री में। तो पहली बात तो ये, अगर मैं आपसे सिर्फ प्री के लिए सवाल बनाना हो, मुझे न्यूज़पेपर मिल जाए, तो मैं पहला क्वेश्चन क्या बना सकती हूँ कि क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कोई CECA है? तो आंसर है नो, कोई CECA नहीं है। इस आर्टिकल इस लाइन से समझ में आता है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि अंडरस्टैंडिंग ऑन रैपिंग अप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट CECA एज सून एज पॉसिबल, मतलब CECA अभी नहीं डिसाइड हुआ है और CECA पे अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है ताकि वो जल्दी एग्जीक्यूट हो सके। तो क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच कोई CECA है? आंसर है नो, प्री का क्वेश्चन बन गया। तो अगर आपको ये आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है, आपने मेंस की तैयारी नहीं करी है, तो वहां गलत कराओगे, क्योंकि आप गेस करोगे शायद है शायद नहीं है और वहीं आप फंस जाएंगे। अब आर्टिकल पे कहते हैं आई एम होपफुल दैट वी विल बी एबल टू फाइनलाइज इट दिस ईयर, मतलब कोशिश हो रही है कि इस साल CECA एग्जीक्यूट हो जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद के साथ। और साथ ही साथ ECTA भी होना जरूरी है, क्योंकि कह रहे हैं कि रैप अप देयर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट एज सून एज पॉसिबल। ECTA इसको भी दोनों ही चीजों के लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन रही है और बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया? कवरेज कहाँ लेनी है? कवरेज में आपको ये देखना है कि मेंस में क्या है, प्री में क्या है, और उस तरीके से तैयारी आपको नोट्स में करती रहनी है। लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे। लिखो जरूर, बिना लिखे काम नहीं बनेगा। अच्छा, ये जो पिक्चर दिखाती है कि एक्चुअली ट्रेड अग्रीमेंट्स की हायरार्की क्या होती है। पहले आप PTA फिर FTA। अच्छा, ये जो हायरार्की चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पहले PTA होगा FTA होगा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन इस पिक्चर्स में दिखाया गया है कि PTA, FTA, CECA, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट। ये जब ब्रेक्जिट की बात हुई थी ना, तब का स्क्रीनशॉट है। जब ब्रेक्जिट हो रहा था तो उस समय इस तरह के काफी सारे अग्रीमेंट्स पे आर्टिकल आते थे, तो उसका स्क्रीनशॉट है। आप दिमाग में रखो कि इस तरह के कई सारे अग्रीमेंट्स देशों के बीच होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये आपके मेंस राइटिंग में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ आपके प्री के लिए भी बैकग्राउंड क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ये जो स्क्रीनशॉट है मुझे एक वेबसाइट से मिला है जहां पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि PTA क्या है, FTA क्या है, CECA क्या है, और CPA, सेपा और ECTA एक ही चीज होती है। ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, सेपा एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। अगर आप देखो क्या हो क्या रहा है, पार्टनरशिप किस चीज की, इकोनॉमिक की, और ट्रेड अग्रीमेंट का है का, कोऑपरेशन और इकोनॉमिक का। तो मतलब कहीं ना कहीं बात कहाँ हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है कि व्यापार बढ़े। बस इन सबका टारगेट एक ही है कि हमारा व्यापार बढ़ जाए, ड्यूटीज कम हो जाए और फ्री मूवमेंट हो जाए। ठीक है, कहीं कहीं IPR की बात भी आपको मिलेगी, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं, वहां की भी बात आपको मिलेगी, लेकिन कॉमन टारगेट वही है। तो CEPA और ECTA का मतलब क्या है? कवर्स नेगोशिएशन on trade and services and investment and other areas of economic partnership like trade facilitation, custom cooperation, competition, IPR. It can cover regulatory aspect of trade too. India, Japan, CEPA. और देखने वाली बात है कि इंडिया जापान के बीच तो है लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं है। तो फैक्चुअल डेटा हमारे पास आ गया। अब थोड़ा इसको और एक्सपैंड करेंगे। 2020 का डेटा ये है। अगर आप देखो, ये स्क्रीनशॉट है, किसी बच्चे ने पहले बनाया था कि इंडिया के जो ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से देशों से कितने कितने हैं। तो आपको ये सब रटने नहीं है, एक आइडिया लेना है कि हमारा आसियान से क्या ट्रेड एग्रीमेंट है। तो आसियान एक रीजनल एग्रीमेंट है, आफ्टा भी हमारा रीजनल है, साफ्टा और सार्क को भी आप ऐड कर लो, यहाँ पे सार्क भी आपका रीजनल एग्रीमेंट है। उसके साथ मर्कोसुर है और ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस। तो जैसे आप इसको डिवाइड कर लो, किस देश के साथ हमारा बायलेटरल है, किस देश के साथ रीजनल है, और कहाँ कहाँ हम लोग LDC हो गया। अभी तो बात हो रही है AU माय मिस्टेक, क्वाड की बात होती है। रिसेंटली जो बात हो रही है वो क्वाड की बात हो रही है, तो क्वाड हमको पता होना चाहिए। आसियान की बात होती है, आसियान हमको पता होना चाहिए। सार्क हमको पता होना चाहिए कि किन किन देशों से हमारा कौन सा रीजनल पैक्ट है।
अगर ये पता होगा तो आप प्री में ऐसे सवाल बने हैं पहले जहां पे क्रॉस क्वेश्चन होता है कि इंडिया किस ग्रुप का पार्ट नहीं है, क्या वो आसियान का पार्ट है, क्या वो सार्क का पार्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्री में। तो अगर आप ये कवर कर लोगे तो आपका मेंस के साथ साथ प्री भी बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। उसके साथ आगे बढ़ाते हैं इस न्यूज को, तो वो कहते हैं कि अल्बनीज और मिस्टर मोदी के बीच में क्या बात हुई कि हमको अपने इंडो पैसिफिक रीजन को कवर करने के लिए, इससे मैंने वैसे डिस्कस किया था एडिटोरियल पूरा, ये वही न्यूज बार रिपीट हुई है कि इंडो पैसिफिक जोन को लेकर के हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। उसके साथ इंडिया को मलाबार मिलिट्री एक्सरसाइज में जो में इन्वाइट किया गया है उसके लिए जो पर्थ में होगा अगस्त में, उसके लिए भी इंडिया को इन्वाइट किया गया, इंडिया वहां पे पार्ट लेगा। और इसके साथ ही साथ जो प्रो खालिस्तानी जो उनका जो डिस्टर्बेंसेस हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में आसपास के इलाकों में, उसके डिस्कशन हुआ उनके बीच में। और क्वाड देशों को लेकर के उनकी जो पॉलिसी है जिसमें चाइना का जो रोल है, चाइना की जो डोमिनेंट पॉलिसीज को देखते हुए, क्योंकि हम जो दो देश हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी देश है और हम रूल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करते हैं, रूल ऑफ ऑर्डर को चाइना फॉलो करना ही नहीं चाहता और वो अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाहता है ताइवान को अंदर लेकर के। बट उसको डिफीट कहाँ मिली, जब रशिया अभी तक जीता नहीं है यूक्रेन से, यहाँ उसको कहीं ना कहीं डिफीट मिली है। और चाइना के जो स्टेपिंग स्टोन था कि अगर रशिया सक्सेसफुल हो जाता है यूक्रेन के मामले में तो मैं ताइवान को उस नजर से देखने लग जाऊंगा या ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश कर सकता था चाइना, तो वहां वो रुक गया है। तो इसलिए उसके ऊपर एक प्रेशर भी है इस वक्त और इनडायरेक्टली चाइना रशिया का अलाय बन चुका है। तो उन स्ट्रेटेजीज को दिमाग में रखते हुए कि क्या कोऑपरेशन होने चाहिए, क्या सप्लाई चेन होना चाहिए, क्वाड के देशों को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस हुई इन दोनों देशों के बीच में। तो ये सब चीजें कॉमन है, अगर आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ लेते हो ना, जैसे हम डिस्कस करते रहते हैं, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। वर्ड बाय वर्ड कभी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ जिस्ट लेना है कि एक्चुअली क्या बात हो रही है। नाउ व्हाइल Albanese said he looked forward to welcoming Modi to Australia for the Quad Summit होने वाली है, उसमें मई में उसमें हमारे मोदी साहब को इनवाइट किया जाएगा। The Indian PM conveyed a similar sentiment regarding Albani's second visit to India this year for G20 summit in Delhi September। क्लियर है? तो इसको आप एक बार गो थ्रू करेंगे, अपने लिहाज से नोट्स निकालेंगे मेंस के लिए, और जैसे मैंने आपको कहा कि प्री के पॉइंटर्स को कवर करेंगे। अच्छा, उस न्यूज पे वापस आते हैं सेकंड न्यूज पे जहां पे एनएसओ का डेटा रिलीज हुआ था। तो इस तरह के डेटा होते हैं, जैसे आप WTO की बात आती है, WHO हो गया, UN रिपोर्ट्स होती हैं, आउटलुक रिपोर्ट्स आती हैं हर साल, उसके साथ आपका वर्ल्ड ट्रेड हो गया, ठीक है, NSO हो गया, ठीक है, IMF हो गया, राइट। इन सबकी रिपोर्ट्स आती रहती है, हर साल छपती रहती है इंडियन एक्सप्रेस में। आपको सारी रिपोर्टें नहीं पढ़नी, रिपोर्ट कौन छापता है ये जरूर पढ़ना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे एनएसओ ने डेटा दिया मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपको पता होना चाहिए एनएसओ क्या है, एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और इस डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने कहा कि एनएसओ ने छापी है, तो यहाँ पे 2019 का पब्लिकेशन है, ये पीआईबी की वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। पीआईबी पे आप पे जाया करिए, समय समय पे देखिए वहां पे क्या होता है। तो ये उसमें कहा गया, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू मर्ज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO इनटू अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड द NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब CSO को और NSSO को मर्ज कर दिया गया है NSO के अंदर। अब स्टैटिस्टिकल ये भी छापते थे और हमारा NSO भी अलग छापता था। अब पॉइंट क्या है, सिर्फ NSO डेटा छापेगा और सैंपल सर्वे इसी के अंदर आएगा और CSO भी इसी के अंदर आएगा। समझने वाली बात क्या है, ये अभी भी अलग अलग डेटा दे सकते हैं पर ये एंटिटी इनकी एक हो गई है। क्लियर है? तो कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि NSSO और CSO अलग अलग संस्थाएं हैं कि किसी एक संस्था के अंदर आते हैं, तो आंसर होगा यस आते हैं। अगर पूछे नहीं आते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि NSO के अंदर ये आते हैं, डिक्लेयर हो चुका है। और NSO किसके अंदर आता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए कि NSSO कहाँ आता है, CSO क्या है, NSO क्या करता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मैंने बोला कि WHO, UN, आउटलुक, NSO, IMF की रिपोर्ट जब भी छपे, अभी कुछ दिन पहले एक असर की रिपोर्ट आई थी, ASER, राइट, इस तरह के भी थिंक टैंक्स आते हैं, उनकी रिपोर्टें छपती, पूछा जाता है, थिंक टैंक्स को भी प्री पूछा गया है, तो आप हमेशा विजिलेंट रहिए और उस हिसाब से नोट्स बनाइए। अच्छा, मेंस पे आते हैं। अगर आप पूछे कि मैम मेंस में क्या तैयारी करनी है, तो मेंस में ये तैयारी करनी है कि आपको ये पता हो कि इस डेटा के छपने के बाद कौन सी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट आता है। जैसे कि उन्होंने कहा, द मैक्सिमम इंक्रीज इन द ग्रोथ इन द जनवरी वाज सीन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बेवरेजेस, मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स, with the maximum decline was seen for manufacturing of computer, electronic and optical products, wearing, apparel, tobacco products and textile। बस ये फैक्चुअल डेटा आ गया हमारे पास। तो हमने देखा
कहाँ पे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई और कहाँ पे कम मैन्युफैक्चरिंग हुई। अगर ये आपको पता रहेगा तो आपको आइडिया रहेगा कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कम होती है, इसका मतलब लेबर फोर्स पे भी इफेक्ट आया होगा, राइट। लेबर फोर्स पे इफेक्ट आया होगा। जब लेबर फोर्स पे इफेक्ट आया होगा तो उनकी उनकी वेजेस पे भी इफेक्ट आया होगा। जब वेजेस कम होंगी तो उन्होंने उन्होंने परचेजिंग भी कम की होगी, राइट। जब परचेजिंग कम की होगी तो डिमांड कम हुई होगी, और अगर डिमांड कम हुई होगी तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप गिर जाएगी, राइट। जब डिमांड ही नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की होगी। डिमांड ज्यादा होती है समय के साथ। अगर आप देखो कोई भी डेटा पब्लिश होता है तो दिसंबर का डेटा आएगा जनवरी में, जनवरी का फरवरी में, क्यों? एक महीने बाद ही पता चलता है कि ट्रेंड क्या था, डिमांड ज्यादा थी या सप्लाई कम थी, या सप्लाई ज्यादा थी डिमांड कम थी। तो ये आपको जैसे बेसिक इकोनॉमिक्स में हम कवर करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, डिमांड सप्लाई नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर कोई एनालिसिस यहाँ पे आती है, जैसे कि आप मानिए कि एनएसएसओ ने पब्लिश कर दिया कि गिनी कोएफिशिएंट का नाम आता है, कुछ दिन पहले आया था गिनी कोएफिशिएंट, राइट। अगर उन्होंने कहा गिनी कोएफिशिएंट 0.5 है, सपोज करिए होना चाहिए, और ये पब्लिश कर दिया एनएसएसओ ने, तो वो प्री में पूछा जा सकता है गिनी कोएफिशिएंट क्या है। ऐसे कोई इकोनॉमिक्स की टर्म ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। पर अगर कोई संस्था, हमारी देश की संस्था पब्लिश कर रही है कि गिनी कोएफिशिएंट क्या है, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई घट गई, तो आपको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या चीज है, सप्लाई क्या चीज है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में। अब आपको दिखाती हूँ एक टर्म जो यहाँ यूज हुई है, कैपिटल गुड्स आउटपुट विच इज इंडिकेटेड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड रिकॉर्डेड ग्रोथ ऑफ 11% इन जनवरी एज अगेंस्ट 1.8। अब नंबर्स पे नहीं जाते हैं, ऑफकोर्स जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कैपिटल गुड्स का जो आउटपुट था वो इंडिकेटिव है इन्वेस्टमेंट डिमांड के ऊपर, कि कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट डिमांड को रिकॉर्ड ग्रोथ करी गई, कितनी थी? 11%। मतलब कैपिटल गुड्स में ग्रोथ देखी गई। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो कैपिटल गुड्स क्या है हमारे पास? टूल्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स। मतलब जो जहां बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं और काफी लंबे समय तक उनसे आउटपुट लिया जाता है, वो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। नाम ही है कैपिटल। कैपिटल का मतलब हुआ लंबे समय तक रहने वाला इन्वेस्टमेंट, और गुड्स हो गई चीजें। तो कैपिटल गुड्स में जो ग्रोथ परसेंटेज था, उसमें जो परसेंटेज है उसमें ग्रोथ देखी गई, राइट। सो हमको ये पता होना चाहिए कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है। अब वापस आते हैं मेंस के लिए। तो मेंस के लिए जरूरी है कि जब आपको याद होगा कि हमारे सरकार ने कहा था कि हम फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे, इसीलिए बजट पढ़ना जरूरी है, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जरूरी, जो नहीं पढ़ते हैं। सो फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे मतलब हम अपने खर्चों पे कमताई करेंगे और कहीं की सब्सिडी कम होंगी, एक्सपेंसेस को मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। बट उन्होंने ये भी कहा था कि हम केपेक्स को बढ़ाएंगे। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल क्या है? वो यही कैपिटल है। मतलब देश के इंफ्रा को बढ़ाएंगे। इंफ्रा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जॉब बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी तो लोगों की सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो लोग खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हमारा क्या हिट होगा? हमारा हिट होगा मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी देश सिंगल सर्विस पे नहीं चल सकता। जैसे डेटा आता है कि सर्विस परसेंटेज बढ़ चुका है। सर्विस परसेंटेज तभी बढ़ेगा जब आप लोगों को इंफ्रा दोगे। लोग काम करने जाएंगे कहाँ? बिल्डिंग्स में तो जाएंगे ना। जब बिल्डिंग ही नहीं होगी तो जॉब लोग कहाँ करेंगे? तो इंफ्रा को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। तो सरकार ने कहा था कि हम केपेक्स को बढ़ाएंगे। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो शब्द है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल पे खर्चा करेंगे ताकि लोगों के लिए जॉब बन सके, सैलरी हो, सैलरी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। सरकार के पास जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली साइकिल होकर फिर जॉब में चला जाएगा। यही तो पॉलिसी होती है ना। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली न्यूज में क्या पूछा जा रहा है। एकदम से नहीं आएगा, समय से आएगा, पर पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ईरान एंड सऊदी अरेबिया अग्री टू रिवाइव डिप्लोमेटिक टाइज विद हेल्प फ्रॉम चाइना। सबसे पहले ये भी हमारा आईआर का सवाल बनता है कि इसमें डिप्लोमेटिक टाइज में लेकिन 3 देश इन्वॉल्व है, ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी ज्योग्राफी को देखना। मैप में देखिए देश कहाँ पे है, कौन सी नदियां है, कौन से पठार है, कौन से पहाड़ है, ये आपके प्री का पॉइंट कवर कर देगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इन तीनों देशों का अगर चाइना अगर ईरान और सऊदी अरेबिया को एक कर देता है तो उसकी डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स क्या हैं, रीजनल बेनिफिट्स क्या हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि रीजनल इंपैक्ट क्या होगा? सिंस दे ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 2016, ईरान एंड सऊदी हैव रेगुलरली डिनाउंस्ड ईच अदर। तेहरान हैज अक्यूज्ड सऊदीज ऑफ बैकिंग द आईएस मतलब जो टेररिस्ट ग्रुप है, एंड सऊदी ब्लास्टेड ईरान सपोर्ट टू मिलिशियाज अक्रॉस वेस्ट एशिया। ठीक है, तो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते थे कि तुमने
आपने टेररिस्ट को अटैक किया, आपने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, तो वो जो झगड़ा था उसको चाइना कवर कर रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है चाइना की? बीजिंग मेंटेन विद बोथ कंट्रीज एंड ब्रेक थ्रू हाईलाइट्स इज ग्रोइंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्लाउड in the region which has long been shaped by the influence by US। ध्यान दीजिएगा कि इन इलाकों में चाइना अपनी बढ़त बनाना चाहता है और यूएस को बीट करके आगे निकलना चाहता है। भाई चाइना की पॉलिसी आ गई, चाइना की पॉलिसी जो होती है तो उनको बीट करके आगे डोमिनेंट रिलेशनशिप में आना चाहता है इन देशों के साथ। इसलिए चाइना यहाँ पे एक गुड इमेज में आने की वजह से ये कर रहा है। ठीक है, ये जो एनालिसिस है ना, जो चीज लिखी जा रही है न्यूज में नहीं आती है, ये इंडियन एक्सप्रेस की खुद की एनालिसिस होती है। तो कभी भी आप न्यूज पढ़ें तो इन सब जो टेक अवेज होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, इनको जरूर पढ़ें ताकि आपकी ओपिनियन में बदलाव आए, आप ये पता समझ सके कौन सा एलाई है, कौन सा देश कहाँ काम कर रहा है, तभी आप धीमे धीमे ग्रो करेंगे। राइट, सो इंपॉर्टेंस क्या है फिर से देख लेते हैं। रिन्यूड टाइज कुड स्क्रैम्बल जियोपॉलिटिक्स इन वेस्ट एशिया एंड beyond by bringing together Saudi, a close partner of the US। जो सऊदी है वो यूएस का क्लोज पार्टनर है और इससे क्या होगा, जो वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ रही है उसके करीब आ जाएगा चाइना अपनी जगह बनाने के लिए विद ईरान। ठीक है, सो सऊदी इन क्लोज पार्टनर ऑफ यूएस विद ईरान, ईरान के साथ यूएस के साथ क्लोज पार्टनर है सऊदी। अ लॉन्ग टाइम फो विद यूएस, जो ईरान जो था वो बहुत लंबे समय तक दुश्मनी में रहा। एंड एलाइज कंसिडर अ थ्रेट, और ये जो एलाइज थी वो थ्रेट कंसिडर होती थी। हाउ दी थॉ अफेक्ट सऊदी पार्टिसिपेशन इन द इजरायली एंड यूएस एफर्ट्स टू काउंटर ईरान इज नॉट क्लियर। लेकिन कुछ काउंटर्स अभी पॉइंट क्लियर नहीं कि कौन किस तरफ जाएगा, यूएस की तरफ जाएंगे, इसराइल की तरफ जाएंगे। बट यहाँ पे चाइना का जो रोल है वो इसीलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि वो इस इलाके में अपनी बढ़त बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से इन देशों को मिलाने की वो बात कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के लिए भी ये बात बोली थी मिस्टर जिनपिंग ने कि हम उनको बिना किसी रीजन के सपोर्ट करेंगे और उनको हम आगे लेकर के जाएंगे। तो ये सब चीजें क्या है, अपनी बढ़त को बढ़ाने वाली चीजें हैं। ये चाइना ने खुल करके यूएस के अगेंस्ट बोलना चालू कर दिया है कि यूएस चाइना को घेर रहा है। अभी न्यूज आई थी कुछ दिन पहले, उसकी टैग लाइन यही थी कि आप उनको इन सर्कल कर रहे हैं, उसको चाइना को घेर रहे हैं चारों तरफ से, ताकि चाइना को बीच में सेंटर करके हिट किया जाए। इसलिए चाइना अपनी बढ़त बाकी वेस्ट देशों से मिलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज रिकॉर्ड फर्स्ट 2 H3N2 फ्लू डेथ्स इन हरियाणा कर्नाटका। H3N2 पता होना चाहिए कौन से वायरस का सब टाइप है, कौन से वायरस का सब लीनियज है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे अभी तक के सिनेरियो में वायरसेस के एक्सपेंशन हो गए हैं, जगह जगह पेंडेमिक्स, हमें कोविड देख ही चुके हैं हम लोग, और आने वाले समय में WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले समय में इस तरह के एंडेमिक्स बढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ये मेंस का सवाल बनेगा। राइट, तो उस केस में आपका ये डेटा काम कर सकता है। ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए कि H3N2 क्या है, इसका जो सब लिनिएज क्या है, क्या टाइप है, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो H3N2 सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए, पहले लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि H3N2 क्या है, इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। ये आपसे प्री पूछा जा सकता है, नहीं पता होगा तो गलत कराओगे। दैट इज नोन टू कॉज सीजनल फ्लू, जिसको सीजनल फ्लू भी कहते हैं। क्लियर है, ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री, तो इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा है, फैक्ट है ये। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 4 टाइप होते हैं इन्फ्लुएंजा के। पहला है हमारा ए, बी, सी, डी, ये भी पूछा जा सकता है। इन्फ्लुएंजा ए का टाइप क्या है, ए बी वायरस कॉज सीजनल एपिडेमिक्स। ए और बी सीजनल एपिडेमिक्स का क्रिएट करते हैं, और पीपल जो टाइम चल रहा है, मानसून का टाइम है और अभी जो समय चल रहा है, सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया 14% का सब टाइप है। इन्फ्लुएंजा बी इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन वायरस सब टाइप, एंड इन्फ्लुएंजा ए H1N1 जो स्वाइन फ्लू भी कहलाता है, वो भी काफी स्प्रेड होता है। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, H3N2 इन्फ्लुएंजा का ही सब टाइप है, क्लियर है। उसके अलावा H3N2 कि H1N1 स्वाइन फ्लू होता है, वो भी इन्फ्लुएंजा है, लेकिन स्वाइन फ्लू उसका नाम दिया जाता है। H2N1 का जो H2N1 है वो बर्ड फ्लू कहलाया जाता है। तो ये साइट मैंने एक बार पहले भी इसका एक पिक्चर आपको शेयर किया था, आप गो थ्रू कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा वाले सेक्शन में, जहां पे इस बात को एक्सप्लोर किया था कौन सा टाइप किसके लिए है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि H3N2 कहाँ की किसका सब लीनियज है, सब टाइप है, कहाँ फैल रहा है, क्या फैल रहा है, इससे मतलब नहीं है। अब आप देखिए इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया, एक शब्द आ गया। अब आपके इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया क्या चीज है, तो अगर आपने आर्टिकल ठीक से पढ़ा है और आपसे पूछा जाए कि इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया क्या इन्फ्लुएंजा का ही सब टाइप है, तो यस, आंसर है यस, क्योंकि यहाँ लिखा है इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया 14% ऑफ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा बी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्फ्लुएंजा बी का है, इन्फ्लुएंजा ए का है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि H3N2 जो फैल रहा है ना अभी, वो इन्फ्लुएंजा ए का वायरस का सब टाइप है।
तो सब टाइप इन्फ्लुएंजा बी का सब टाइप क्या है? हमारा इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया, इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया सब टाइप है बी का, और H3N2 टाइप है ए का। ये हमको पता होना चाहिए। और ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रहा है ये भी जरूरी है। और इसके साथ आप आगे की न्यूज देखते हैं। सल्टामेविर इज अ ड्रग, ध्यान दीजिए, सल्टामेविर इज अ ड्रग रिकमेंडेड बाय द WHO फॉर ट्रीटिंग इलनेस कॉज बाय इन्फ्लुएंजा ए। और सल्टामेविर नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो बेसिक चीजें आपके मेंस में कभी कभी हेल्प कर देती हैं। उसके अलावा कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ICMR नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज हैज बीन मॉनिटरिंग एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सारी एंड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI रेगुलरली। इसके ऊपर ICMR अपनी नजर रख रहा है। तो ICMR क्या है ये पता होना चाहिए, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो फैक्चुअल चीजें हैं आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, फैक्चुअल प्री के लिए, और डिटेलिंग में जाना है तो हमारे मेंस का कवरेज करता है। तो ये था हमारा कल का न्यूज एनालिसिस 11th ऑफ मार्च का। आई होप ये आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि एक्चुअली एनालिसिस कैसे करनी है, कहाँ क्या कवरेज है। और आज का एडिटोरियल और न्यूज के जो आर्टिकल्स होंगे जिसपे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो, मैं थोड़ा खंगालने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि इन आर्टिकल्स का एक्सपोजर क्या है, कहां तक इनको पूछा जा सकता है। तो मैं बाय द एंड ऑफ दिस संडे टुडे मैं आपके साथ मिलूंगी दोबारा आज की न्यूज एनालिसिस के साथ और एडिटोरियल्स के साथ। अगर आपको पसंद आए मेरी ये पहल तो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कोई अगर आपकी सलाह मशवरा है तो कमेंट बैक आप कर सकते हो, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।